Good morning, class 8. Let's get started with our next topic of chapter 3, uses of minerals. Minerals के बारे में अभी तक हमने काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है. अब मिनरल्स किस तरीके से हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में या हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर मैं मिनरल्स की बात करूँ तो हमने बहुत सारे मिनरल्स के एग्जाम्पल्स पढ़े थे, लाइक लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन. तो ये जितने भी सारे के सारे हमारे मिनरल्स हैं, चाहे वो मेटालिक हो चाहे वो नॉन मेटालिक हो, वो हमारी डे टू डे लाइफ में एक छोटी सी निडल से लेकर यानी कि एक सुई से लेकर हमारा जो शिप है या हमारा जो प्लेन है, कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट हो जाए, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए या किसी न किसी तरीके से उन सारे इंडस्ट्रीज में जहाँ पर भी ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वहाँ पर यूज होते हैं. सबसे पहला जो हमारा मिनरल का यूज है वो है यहाँ पर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. तो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया वो यही बताया, चाहे मैं नीडल से लेकर शिप तक की बात करूं, सारी की सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सारी मेटालिक चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मिनरल्स की जरूरत पड़ती है. हमारे लिए मिनरल्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मिनरल्स में भी मेटालिक मिनरल्स का होना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यूज्ड टू मेक जेम्स. अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि हमें मेटालिक मिनरल्स की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, यूज्ड टू मेक जेम्स. जेम्स को अगर हम हिंदी में बोले तो वो होते हैं हमारे रत्न. आप लोगों ने देखा होगा कुछ आपके बड़े भाई बहन या मदर फादर या कोई भी आंट अंकल अपनी फिंगर्स में रिंग्स पहनते हैं. उन रिंग्स में कुछ स्टोन्स लगे होते हैं, देखा है ना, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं. जैसे अगर हम बात करें रूबी, एक वो रेड कलर का स्टोन होता है. आपने शायद 7th क्लास में या फिर 8th क्लास में चैप्टर स्टडी भी किया होगा, नाइटेंगल और बर्ड वाला जो चैप्टर है उसमें नाइटेंगल के पास एक रूबी होती है जो वो प्रिंस के पास से लेकर जाती है. तो वही जो रत्न होते हैं वो रत्न हमारे सारे के सारे मिनरल्स से बनते हैं. जेम्स हमारे सारे मिनरल्स से बनते हैं और ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, यानी कि इनमें जो मेटल का कंपोजिशन होता है वो 0 होता है. यहाँ पर नॉन मेटालिक मिनरल्स का यूज करके हम जेम्स बनाते हैं. इनको फिर हम डिफरेंट हमारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट, सिल्वर ऑर्नामेंट, उनमें स्टड करके यानी कि उसमें लगा के फिर हम उनको यूज करते हैं. नेक्स्ट है हम कॉपर. कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ्स में, क्योंकि बिना कॉपर के बहुत सारी ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर करना इम्पॉसिबल है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. तो हमारा जो कॉपर है, कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो कॉपर का यूज एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में कॉइन्स बनाने के लिए होता था. प्रेजेंट डे में हम कॉपर क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा कॉस्टली मटेरियल है और अगर हम उससे कॉइन्स बनाएंगे तो उससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी. तो हम एंशिएंट टाइम में, जब राजा महाराजा के टाइम की हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम पढ़ते ही नहीं है, उस टाइम पर जो कॉइन्स हुआ करते थे वो कॉइन्स पर स्टैम्प लगी होती थी और वो कौन से मेटल के होते थे? कॉपर के होते थे. पाइप्स आज भी आयरन और कॉपर को मिक्स करके बनाए जाते हैं. आपके घर में जो वाटर वाले पाइप्स लगे होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, तो वो वाटर वाले पाइप आयरन और कॉपर को मिक्स करके बनते हैं. इसके अलावा वायर्स भी, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स हैं एंशिएंट टाइम में मतलब आज से लगभग 50 इयर्स बैक या 60 इयर्स बैक जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की गई थी, उस टाइम पर हमारे जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हुआ करते थे वो कॉपर के हुआ करते थे. अगेन प्रेजेंट डे में वो हमारे कॉपर के इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेटल है, इसीलिए हम उनको दूसरे ऑल्टरनेटिव मेटल्स से बनाना या उनको ऑल्टरनेट ढूंढकर उनको चीपर रेट्स में अवेलेबल कराने के लिए रेडी रहते हैं. हमारा जो सिलिकन है, सिलिकन भी हमारा एक मेटालिक मिनरल है जो हम क्वार्ट्ज से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि उसको क्वार्ट्ज से हम निकालते हैं. उसका जो ओर है वो बेसिकली क्वार्ट्ज है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है. तो इसका यूज हम अपनी कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में करते हैं चिप्स बनाने के लिए. चिप्स मतलब ये खाने वाले चिप नहीं है. जैसे आपने देखा होगा मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड में एक ग्रीन कलर की चिप लगती है, तो उस चिप में जो वो ग्रीन कलर का मेटल प्रेजेंट होता है या सिल्वर कलर का मेटल प्रेजेंट होता है वो हमारा सिलिकॉन होता है. इसी के साथ साथ हम पेन ड्राइव्स की बात करें, पेन ड्राइव्स में भी हमारे सिलिकॉन का यूज होता है. हम हार्ड ड्राइव्स की बात करें, जितने भी यानी हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले डिवाइसेस हैं जिनमें चिप लगती है. आपने सीपीयू देखा होगा, सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड होता है
उस मदरबोर्ड में भी हमारी एक ग्रीन कलर की बड़ी सी चिप लगी होती है। रैम देखी होगी, रोम देखी होगी, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या होती है बच्चे, सिलिकॉन की बनी हुई होती है। ये सिलिकॉन हमारा कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। लास्ट हमारा जो यूज है मिनरल्स का, मिनरल में सबसे क्रूशियल मिनरल जो आता है वो आता है एल्यूमिनियम। क्योंकि मैंने आपको बताया हम प्रेजेंट डेट में कॉपर के बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? उसकी कॉस्टिंग की वजह से। उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको इजीली अवेलेबल नहीं करा पाते, और अगर हम उसको इजीली अवेलेबल करा भी ले तो वो हमें पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा। तो उस पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए या अपना मनी सेविंग के लिए हम कॉपर की जगह क्या ऑल्टरनेट यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। एल्यूमिनियम अगेन एक मेटल है, इसका जो ओर होता है वो बॉक्साइट ओर होता है, यानी कि जब ये नेचर से हम ऑब्टेन करते हैं तो बॉक्साइट के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। इसको रिफाइन करके प्योरीफाई करके हम इससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। और एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम हम कौन कौन सी जगहों पर या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स मतलब जितने भी हमारे व्हीकल्स हो गए, बी इट अवर बाइक, साइकिल, अवर कार्स, ट्रक्स, जो भी बड़े बड़े हमारे व्हीकल्स है या छोटे से छोटे हमारे व्हीकल्स है, उन सब में हम कहीं ना कहीं पर एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। एयरप्लेन्स, अगेन एयरप्लेन्स में भी जहां पर हमें उसकी बॉडी को टफ ना बनाकर उसको सिर्फ एक मेटालिक टच देना है, यानी कि हमें एयरप्लेन की जो बॉडी है उसको इतना ज्यादा हैवी नहीं बनाना होता कि वो उसको डिफिकल्टी हो टेक ऑफ करने में, जब वो लैंड कर रहा हो उसमें। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जहां पर हमें स्ट्रेंथ की जरूरत होती है वहां पर हम आयरन यूज करते हैं, लेकिन जहां पर हमें स्ट्रेंथ के साथ साथ लेसर वेट, कम वेट की जरूरत होती है, वहां पर हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं एयरप्लेन्स को बनाने के लिए। बिल्डिंग्स में अगेन एल्यूमिनियम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। आपके घर में आपने देखा होगा जो ग्रिल्स लगती हैं, क्या बोलना चाहिए उसको, जैसे आपका जो छत है उस छत पे चारों तरफ बाउंड्रीज को कवर करने के लिए ग्रिल्स जो लगी होती हैं उसको भी हम एल्यूमिनियम की बनवा सकते हैं। हमारे जो वॉल हैंगिंग्स होते हैं, शो पीसेस होते हैं, वहां पर भी हम एल्यूमिनियम मटेरियल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे किचन वेयर। किचन वेयर में हमारे जितने भी बर्तन आ जाते हैं, हमारे पैन्स हो गए, हमारे कुकर हो गए, और भी बहुत सारे भगोना हो गया, वो सारे के सारे हमारे जो बर्तन है वो कौन से मेटल से हम बनाते हैं, एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है मिनरल इंडस्ट्री में। सो अभी तक हमने देखा हम किस तरीके से मिनरल्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनरल्स, कि हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की नीड क्या है। बेसिकली हमारे जो मिनरल्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। लिमिटेड अमाउंट में होने के साथ साथ उनको जो बनने का टाइम लगता है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से लेकर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक लग जाता है। तो जो चीज़ें हमारे पास नेचर में लिमिटेड अमाउंट में हैं और उनको बनने में भी इतना टाइम लग रहा है, तो हमें उनको कंजर्व करके रखने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। कंजर्व करने का बेसिक पर्पस यही है कि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो उन मिनरल्स को देख सके। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मेंशन मैंने किया हुआ है, टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से लेकर उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनाने के लिए। तो जो चीज़ हमारी इतना ज़्यादा टाइम ले रही है बनने के लिए, तो उसको हमें बहुत स्मार्टली यूज़ करना चाहिए, बहुत सिस्टमेटिकली यूज़ करना चाहिए। हमारे जो मिनरल्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, वेजिटेबल पील्स या फिर ट्रीज़, ये सब जब अर्थ की सरफेस के अंदर बरी हो जाते हैं, कौन सी कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में, तो उस केस में हमारे जो मिनरल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इन मिनरल्स के फॉर्मेशन के लिए बेसिकली हमारे पास बहुत डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जिन टेक्निक्स के थ्रू हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं इनके कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया इनको बनने के लिए हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल लग रहे हैं, लेकिन इनका जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, रेट ऑफ कंजम्पशन मतलब वो किस स्पीड से यूज़ अप हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर रेट ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी कि बनने की स्पीड बहुत कम है और खर्च होने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। तो उस केस में हमारी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है
कि हम कितने स्मार्टली इन मिनरल्स को या इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं वो जनरेशन इन मिनरल्स की फॉर्म्स को देख सके। इसका आप एक एग्जांपल समझ सकते हो। सपोज़ आपके पास 100 रुपीज़ हैं जो आप अर्न कर रहे हो और आप स्पेंड कर रहे हो 120 रुपीज़, तो आप क्या हो जाओगे, आप 20 रुपीज़ के डेब्ट में हो जाओगे, उधार में हो जाओगे। तो जब आप नेक्स्ट 100 रुपीज़ अर्न करोगे अपनी सैलरी में से, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो 20 रुपीज़ पेंडिंग है, सबसे पहले आपको वो 20 रुपीज़ पे ऑफ करने होंगे। उसके बाद आपके पास जो आगे के खर्चे के लिए पैसे बचेंगे वो सिर्फ 80 रुपीज़ बचेंगे। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरा का पूरा अपना जो मनी है वो डेब्ट में पे कर रहे होंगे, उधार चुकाने के लिए पे कर रहे होंगे, और तब आपके पास अपना खुद का कोई भी सामान या कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए हम ऑल्टरनेटिव मेथड्स सर्च कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढ सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड्स डिस्कस करने से पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि एक्चुअल में हम जो कंजर्वेशन करते हैं वो कंजर्वेशन हम कैसे करते हैं। तो आपने साइंस चैप्टर में भी हमने जब कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ा था, या फिर क्लास 7th में भी हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने 3R का यूज़ पढ़ा था। तो 3R का यूज़ मैं आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कौन कौन से 3Rs हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो R है वो है यहाँ पर रीयूज़। रीयूज़ का मतलब है हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को रीयूज़ कर सकते हैं, हम जितना भी उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम कर लें। नेक्स्ट हमारा जो R है दैट स्टैंड्स फॉर रीसाइकल। हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को रीसाइकल भी करना चाहिए जिनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। और लास्ट हमारा जो है रिड्यूस। रिड्यूस जो है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि अगर हम किसी भी रिसोर्स को रीयूज या रिसाइकल नहीं कर सकते तो हम उसको रिड्यूस करके, रिड्यूस मतलब कई बार हम क्या होता है, हम अपने रूम के फैंस ओपन छोड़ देते हैं, लाइट्स ऑन छोड़ देते हैं जब रूम में कोई भी नहीं होता, तो उस केस में हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, उस केस में हम उस चीज़ की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पावर रिसोर्सेज यूज़ में ना हो, उस केस में हम उनको स्विच ऑफ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम स्टडी करते हैं पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज बेसिकली क्या होंगे, जो हम अपने एनर्जी जनरेशन के लिए रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। पावर रिसोर्सेज हमारे ऑल्टरनेटिव मेथड हो गए एनर्जी जनरेशन के लिए या पावर जनरेशन के लिए। तो हमारे जो पावर रिसोर्सेज होते हैं वो पावर रिसोर्सेज को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। आप पीछे फ्लो चार्ट देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने दोनों कैटेगरीज पावर रिसोर्सेज की मेंशन की हुई है। यहाँ पर हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो पावर रिसोर्सेज हैं जिनसे हम पावर जनरेट कर पाते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेज या कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हो गए, जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, हमारी कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, हाइडल पावर प्लांट्स हो गए। तो इन सब चीज़ों का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं। बट जैसा आपको पता है, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं टू फॉर्म, इनको बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो इसीलिए अगर हम इनसे एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं तो उस पावर जनरेशन का हमें यूज़ काफ़ी स्मार्टली करना होगा, सो दैट हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स भी इन सोर्सेज को देख सकें और किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं वो यूजेज भी देख सकें। कोल जो हमारा सबसे फर्स्ट फॉसिल फ्यूल है वो बेसिकली किस तरीके से बनता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमारे जो डेड एनिमल्स होते हैं, उनके स्किन्स, उनकी बोन्स हो गई, और वेस्ट हमारा जो मटेरियल होता है, वो सारी चीज़ें जब अर्थ की सरफेस के अंदर डग आउट हो जाती हैं, दब जाती हैं, और दबने के बाद वहाँ पर उनको ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं मिल पाता, तो उस केस में एनारोबिक कंडीशन में हमारा कोल का फॉर्मेशन होता है। इस कोल को हम एनर्जी जनरेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं, बेसिकली इसका एक प्रोसेस मैं आपको पूरा थॉरोली एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम कोल से, नेचुरल गैस से और बाकी सारे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट कोल, कोल का मैंने आपको प्रोसेस किस तरीके से वो बनता है वो चीज़ बता दी है। कोल से हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, बेसिकली हम कोल को बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद हम उसको वाटर हीटअप करने के लिए यूज़ करते हैं। उस वाटर हीटअप के यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, हम उसको एक टरबाइन से कनेक्ट करते हैं, और टरबाइन से कनेक्ट करने के बाद फिर वो टरबाइन जब रोटेट होता है, उस टरबाइन को हम फर्दर
अपना जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जाता है। कोल जो है वो हमारे जो विलेजेस हैं या हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पर अभी हम बोलें कि जो गैस स्टोव्स हैं या फिर गैस के कनेक्शंस अवेलेबल नहीं हो पाते, वहाँ पर लोग जो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं अपने किचन्स में या फूड को कुक करने के लिए, वो किसको यूज़ करते हैं? कोल को यूज़ करते हैं। वो कोल वहाँ पर इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये चीपर है, और चीपर होने के साथ साथ ये लेस पोल्यूटिंग भी है। यानी कि अगर मैं लकड़ी को या फिर काऊ डंग केक्स को बर्न करूं तो वो काफ़ी अमाउंट ऑफ फ्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं, बट कोल जब बर्न होता है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल और फ्यूम प्रोड्यूस नहीं करता, और उसके कंपैरिजन में वो हमें एनर्जी भी ज़्यादा प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट जो हमारा मिनरल है, रिसोर्स है, वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से हमारी अर्थ की सरफेस के बीनीथ वाटर के ऊपर ऑयल और ऑयल के ऊपर नेचुरल गैस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और हम उसको कौन से प्रोसेसेस के थ्रू ड्रिलिंग करते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, कोल से हमारी जो एनर्जी जनरेशन होती है वो कौन सी एनर्जी जनरेशन होती है? कोल से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो थर्मल एनर्जी के थ्रू जनरेट होती है। इसकी वर्किंग वही सेम एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से थ्रू डायग्राम कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो किस किस तरीके से या किस किस प्रोसेसेस के थ्रू होती है। ठीक है। नेचुरल गैस अगेन मैंने आपको बताया, जैसे पेट्रोलियम जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन से पहले हमें उसी के सरफेस के ऊपर नेचुरल गैस मिलती है। ये देखो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से। सपोज कीजिए यहाँ पर एक कोल से हमने कोयले को बर्न किया, उस कोल को बर्न करने से वाटर जो था वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो स्टीम है, स्टीम के प्रेशर से एक टरबाइन कनेक्टेड होती है, जो टरबाइन रोटेट होती है। इस टरबाइन का काम क्या है कि वो टरबाइन वाटर के प्रेशर से, स्टीम के प्रेशर से रोटेट होगी, और वही टरबाइन फर्दर आगे की तरफ कनेक्टेड होगी एक जनरेटर से। जनरेटर का क्या काम होता है? जनरेटर का काम ये होता है कि जो वो टरबाइन रोटेट हो रही है, ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की हम वर्किंग देख लेते हैं थ्रू अ डायग्राम कि किस तरीके से हम पेट्रोल को थ्रू द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैं एक डायग्राम क्विकली ड्रॉ कर देती हूँ। अब डायग्राम देखिए, जैसे ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ आपको दिख रही होंगी। डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ में कुछ लेयर्स रॉक की होती हैं, सॉइल की होती हैं। ये हमारी जो इनकी एक्सट्रैक्शन होती है, पेट्रोलियम की जो एक्सट्रैक्शन होती है, उस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रिलिंग। आपको याद भी होगा हमने जब पढ़ा था तो किस तरीके से हम पाइप बिल्कुल अर्थ की सरफेस के अंदर डालते हैं और वहाँ से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये पाइप वही अगेन जब हम सबसे पहली लेयर को डिग आउट करते हैं तो उसमें से निकलती है हमारी नेचुरल गैस, वही नेचुरल गैस जिसको हम अपनी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं, या जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था। सेकेंड लेयर में जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड लेयर में हमें मिलता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अगेन हमारा ब्लैक गोल्ड होता है, जिसको हम क्रूड ऑयल के फॉर्म में अर्थ की सरफेस से ऑब्टेन करते हैं। क्रूड ऑयल ब्लैक कलर का ऑयल होता है। आपने साइंस में भी पढ़ा था कि जिस तरीके से हम जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ब्लैक कलर का ऑयल निकलता है और हम इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं, और लास्ट में जो सरफेस होती है वहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है वाटर। उस वाटर जो है वो मोर डेंसर है ऑयल से, और गैस जो है वो सबसे ज़्यादा डेंस है, इसीलिए वो सबसे कम डेंस है, इसीलिए जो गैस है वो सबसे ऊपर मिलती है। पेट्रोलियम सेकेंड पोजीशन पे मिलता है और वाटर हमें लास्ट पोजीशन पर मिलता है। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे ऑब्टेन किए जाने वाले सारे के सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और उनसे हम काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे, नेचुरल गैस वही है कि जो हम सब पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन में ही हमें नेचुरल गैस मिलती है सबसे पहले प्रोसीजर में। उस नेचुरल गैस को हम डिफरेंट
फॉर्म्स में एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? लाइक हम आपने देखा होगा जो CNG है, CNG व्हीकल्स यूज़ करते हैं। CNG व्हीकल्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक तो लेस पोल्यूटिंग होते हैं और चीपर भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स, और दूसरा हम इससे व्हीकल्स भी रन कर सकते हैं अपने इसको हम फ्यूल की तरह, मतलब CNG को हम अपने किचन्स में फूड कुक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कमिंग अप नेक्स्ट इज़ हमारा हाइडल पावर जनरेशन। हाइडल पावर जनरेशन का मतलब है जो रिवर्स वगैरह होती हैं, उन रिवर्स से हम रिवर्स के प्रेशर को यूज़ करके किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो रिवर का एक हाइट होता है, उस हाइट तक वाटर फ्लो कर सकता है। हम क्या करते हैं, इस रिवर वाटर को स्टॉप करने के लिए, जहाँ पर रिवर का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हम वहाँ पर डैम्स लाइक स्ट्रक्चर, एक बड़ी सी वॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम डैम बोलते हैं, वो बिल्डअप कर देते हैं। उस डैम को बिल्डअप करने का हमारा यूज़ क्या होता है, हम वहाँ पर प्रेशर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इस डैम में हम जो डोर लगाते हैं या पाथवे लगाते हैं वाटर के आउटलेट के लिए, वो उसके मिडिल में लगाते हैं। वो उसको हम ज़्यादा नीचे या ज़्यादा ऊपर की तरफ क्यों नहीं लगाते, इसका एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए वाटर की हाइट उस लेवल तक है, तो वाटर जब प्रेशर से नीचे की तरफ गिरेगा या नीचे की तरफ आएगा, तो उस प्रेशर को हम वाटर से अगेन टरबाइन रोटेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इस डोरवे को ऊपर ना बनाकर नीचे की तरफ बनाती या फिर बिल्कुल टॉप में बनाती, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता था। लाइक कैसे, अगर मैं ऊपर की तरफ बनाती इस गेट को, तो ऊपर की जो 2 लेवल्स हैं जिन्हें मैं रब कर रही हूँ, उनमें से जब पानी निकल चुका होता तो उसके पास कोई भी आउटलेट नहीं बचता, कोई भी वाटर का एरिया नहीं बचता वहाँ से बाहर जाने के लिए, तो वो एक टाइम के बाद रुक जाता। ऐसे ही अगर मैं नीचे की बात करूँ, तो नीचे में क्या होगा, वाटर का प्रेशर इतना हाई नहीं होगा कि जिसकी वजह से वो टरबाइन को रोटेट कर सके। तो हम इसे एक मैक्सिमल हाइट पर बनाते हैं, सो दैट वाटर जब उस हाइट से फॉल हो तो वो वाटर का जो प्रेशर है उस टरबाइन को रोटेट करने के लिए सक्सेसफुल हो, या हम उससे उस टरबाइन को आराम से रोटेट कर पाए। अगेन ये टरबाइन हमारा जनरेटर से कनेक्ट होता है। उस जनरेटर का सेम वही पर्पस होता है जैसे हमारा लास्ट टाइम हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये जनरेटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो हमने यहाँ पर सीखा किस तरीके से हम कन्वेंशनल सोर्सेज से एनर्जी को या पावर को जनरेट कर सकते हैं। अब हमारे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्यों यूज़ करना चाहिए और कन्वेंशनल सोर्सेज पर ज़्यादा प्रेशर क्यों नहीं डालना चाहिए। बेसिकली हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो हमने पढ़े कि वो लिमिटेड हैं, हमारे नेचर में बहुत रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में है, और कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे पास लिमिटलेस हैं। उनकी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक लिमिट है या कोई वारंटी है कि हम सिर्फ इतने अमाउंट में उनको यूज़ कर सकते हैं। हम उनको जितना चाहे उतना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और उनसे हम अपनी फ्यूचर में आने वाली जनरेशन में ऐसा होगा कि हम उस सोर्सेज से या उन सारी चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, या हम उनको एक ऑल्टरनेटिव नहीं, एक एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे अभी हम हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, वैसे ही हम उस टाइम पर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करेंगे अपनी एनर्जी की जनरेशन के लिए। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आप देख पा रहे हो हमारे पास मेन जो है वो 5 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। कौन कौन से हैं वो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज? सबसे पहले इसमें आता है सोलर एनर्जी, वाटर, सोलर एनर्जी, विंड, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोगैस। तो चाहे हम सोलर यानी कि सन की बात करें, सन हमारे पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कहीं पर भी ना तो यूज़ अप होने वाला है ना ख़त्म होने वाला है। इसी तरीके से विंड, जिन एरियाज़ में विंड काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ चलती है, तो वहाँ पर वो लोग विंड मिल्स इस्टेब्लिश कर देते हैं ताकि वो वहाँ से एनर्जी जनरेशन कर सकें। टाइडल एनर्जी में जो वाटर में वेव्स बनती हैं, सी में जो वेव्स बनती हैं, उन वेव्स के प्रेशर को, उन वेव्स के पावर को वो यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? एनर्जी जनरेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो हमारा विंड है। विंड में भी हम क्या करते हैं, विंड का यूज़ करके हम विंड मिल्स सेटअप कर देते हैं, विंड मिल्स वहाँ पर लगाते हैं सो दैट हम वहाँ से एनर्जी जनरेशन आराम से कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो आता है ये
जो स्कूल में आप देख रहे होंगे, हमारे स्कूल में भी हम सोलर पैनल्स का यूज़ कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, कंपनीज़ में सोलर पैनल यूज़ हो रहे हैं। हमारा खुद का स्कूल एक सोलर एनर्जी या सोलर पावर ऑपरेटेड इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉपरली सोलर पर रन होती है। हम लोगों के स्कूल में जितने भी फैंस, ट्यूबलाइट, जितने भी अप्लाइंसेस चलते हैं वो सोलर की यूज़ से चलते हैं। हमारा जो विंड है, विंड मिल्स हम वहाँ पर सेटअप करते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर विंड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे बायोगैस। बायोगैस बेसिकली क्या हो रहा है, बायोगैस हमारा जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से प्रोड्यूस होने वाली गैसेस को हम किस तरीके से एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। बायोगैस जिस तरीके से सबसे पहले फॉर्म होती है उसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। हमारा जो काऊ डंग होता है, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में गोबर भी बोलते हैं, उस गोबर के साथ आप वेजिटेबल के पील्स यानी कि सब्जियों के और फ्रूट्स के कोई भी छिलके उसमें साथ में रखें। इसके साथ साथ आपके जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, आपके घर में जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय बनाते टाइम आपकी चाय के टी स्ट्रेन्स बच जाते हैं, उन टी स्ट्रेन्स को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो बायोडिग्रेडेबल पिट में डालने के लिए। आप क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। उस गड्ढे में आप सबसे पहले गोबर यानी कि अपना काऊ डंग पुट इन करते हैं। काऊ डंग बेसिकली हमें रूरल एरियाज़ में देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट इसमें हमारे जो वेजिटेबल के पील्स हैं यानी कि सब्जियों के छिलके हैं, उन सब्जियों के छिलकों को भी आप वहाँ पर आराम से उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद जितना भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बच जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप जो चाय पी रहे हो, चाय पीने में आपको कुछ ना कुछ चाय के स्ट्रेन्स बच जाते हैं, उन स्ट्रेन्स को डाल सकते हो। आप किसी भी चीज़ के छिलके, जैसे सब्जियां आप काटते हो, उन सब्जियों के छिलकों को डाल सकते हो। तो वहाँ पर आप उसको 2 से 3 मंथ्स तक के लिए स्टोर करके बंद करके रख दीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप इसको कवर करके अच्छे से रख दोगे। कवर करने के बाद आप 2-3 मंथ्स के बाद इसमें ऑब्ज़र्व करोगे, इसमें जो हमारी गैस होती है मीथेन गैस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है, वो मीथेन गैस रिलीज़ होना स्टार्ट होती है। मीथेन गैस हमारे पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ हो सकती है। इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फाउल स्मेल होती है। फाउल मतलब काफ़ी ख़राब, गंदी सी स्मेल होती है। इसी के साथ साथ ब्यूटेन गैस भी यहाँ पर जनरेट होती है। ब्यूटेन गैस हम कुकिंग में बर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम जो पिट बनाया था उस पिट में हम एक पाइपलाइन डाल दें और उस पाइपलाइन के थ्रू हम गैस, जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है, उस गैस को वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं ईजीली। तो ये आपने देखा किस तरीके से हमने गोबर का यूज़ करके बायोगैस फॉर्मेशन किया या बायोगैस प्लांट हम अपने खुद के घर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बायोगैस जो है एक आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव होने वाला है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या फिर फ्यूल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। नेक्स्ट जो हम बात करें वो हम बात करते हैं अपने न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन की। हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत हाईली रिएक्टिव हैं। तो जब भी हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे पास 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं। या तो हम उस एटम को कंबाइन करते हैं या हम उस एटम को ब्रेक डाउन करते हैं। दोनों ही प्रोसेसेस में हमारा एनर्जी जनरेशन होता है। एनर्जी जनरेशन मतलब उन दोनों ही प्रोसेस में आप चाहे एटम को कंबाइन कीजिए चाहे एटम को ब्रेक कीजिए। तो सबसे फर्स्ट जो इसमें होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियर, इसको मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, वो होता है हमारा न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना। किसी चीज़ में यहाँ पर हम किसको ब्रेक करेंगे, हम यहाँ पर न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे। न्यूक्लियस को ब्रेक करने पर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में भी अगेन हम 2 एटम्स को कंबाइन करते हैं। तो जब हम उन एटम्स को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर भी हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है। वो एनर्जी जो जनरेट हो रही है उसको या तो हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर हम बॉम्ब्स बनाने के लिए भी इस सारी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में
या न्यूक्लियर रिएक्शंस को एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, ये हमारी हेल्थ को, हमारी लाइफ को रिस्क में डाल सकता है। ठीक है, लास्ट हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ सोर्सेज में टॉपिक बचा है वो बचा है हमारी जियोथर्मल एनर्जी। आप सबको पता है हमारी अर्थ के 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 बेसिक लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं अर्थ की 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स, सरफेसेस? सबसे फर्स्ट जो आउटर मोस्ट होती है वो होती है क्रस्ट। नेक्स्ट जो मिडल वाली होती है उसे हम बोलते हैं मैंटल, और जो सबसे इनर मोस्ट होती है उसे हम बोलते हैं कोर। तो जो कोर होती है, कोर में आप सबको पता होगा हॉट मॉल्टन मैग्मा प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये जो अंदर का सरफेस है यहाँ पर हॉट मॉल्टन मैग्मा प्रेजेंट होता है। इस हॉट मॉल्टन मैग्मा के प्रेजेंस के होने की वजह से, ये बेसिकली लिक्विड होता है, इस लिक्विड के होने की वजह से हमारा जो अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये जो गर्म होना है ये जियोथर्मल, यानी कि जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स हीट, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जो हीट एनर्जी हमारी अर्थ की एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है। इस जियोथर्मल एनर्जी को हम जब जिन एरियाज़ में या फिर जो एरियाज़ हमारे कोर के पास हैं वहाँ पर हम एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपने चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन को काफ़ी अच्छे से समझा कि किस तरीके से हमारे जो मिनरल और पावर रिसोर्सेज हैं वो कैसे कैसे क्लासिफाई होते हैं, उनको कंजर्व कैसे करना है, उनके यूजेस कहाँ होते हैं, उन कहाँ पर वो मिलते हैं, और किस तरीके से हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया है। आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए और चैप्टर भी रीड करते रहिए। थैंक यू।